स्वागत है दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हमारी इस वीडियो में। हम लोग कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का पहला सेट हल कर रहे थे। 2 पार्ट की वीडियो मिल चुकी हैं। ये तीसरे पार्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा, 5 के अंगा तक हो गया था, 6वें से बात करते हैं। क्या लिखा है बेटा? बोहर की क्वांटमीकरण अभिगृहित क्या है, इसका स्पष्टीकरण दे ब्रागली द्वारा कैसे किया गया। और लिखा है बोहर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या हैं। तो बोहर का क्वांटमीकरण अभिगृहित क्या है? बोहर या बोर लिखा हुआ है। तो बोहर ने क्या काम किया बेटा? जो रदरफोर्ड मॉडल था, उनकी जो कठिनाई, उनकी जो कमियां थी, उनके निवारण के लिए हमारे वैज्ञानिक नील बोहर्स ने 3 जो है नियम बनाकर अपना मॉडल बनाया, 3 अभिग्रहित बनाकर अपना मॉडल बनाया। पहले में उन्होंने क्या बनाया कि किसी परमाणु में, ये लिख रखा है, वीडियो जल्दी होने के लिए थोड़ा सा आप इसमें से देख लीजिएगा और इसको आप अपने स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। प्रथम अभिग्रहित क्या बनाया बेटा कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं, सभी में नहीं। जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था सभी में करते, इन्होंने कहा कुछ निश्चित कक्षाओं में ही परिक्रमण करते हैं। इन विशिष्ट कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, इसलिए इन कक्षाओं का नाम क्या कहा गया? स्थायी कक्षाएं। द्वितीय अभिगृहित क्या बताई गई कि स्थायी कक्षाएं वे कक्षाएं हैं जिनके इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का मान h/2π या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लांक नियतांक बताया गया, जिसका मान आप जानते हैं 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। अतः परिक्रमण करते हुए जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J = mvr फार्मूला, ये nh/2π, जहां पर बेटा n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1, 2, 3 पूर्णांक में होना चाहिए। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? 1, 2, 3 को क्रम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या के नाम से जानते हैं। ये आपका दूसरा अभिग्रहित था। तीसरा और अंतिम अभिग्रहित है तृतीय अभिग्रहित। यहां समझिएगा, ये तृतीय अभिग्रहित है। तृतीय अभिग्रहित यह है कि बेटा जब कोई परमाणु को क्या होता है, बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी उच्च कक्षा में, यानी उच्च कक्षा का मतलब बेटा उत्तेजित अवस्था में चला जाएगा। वहां पर ये केवल कितनी देर रह सकता है? 10⁻⁻8 सेकंड समय तक। उसके पश्चात फिर क्या होगा? किसी निम्न कक्षा में तुरंत वापस लौट आएगा। और बेटा लौटते समय क्या करेगी? जो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा है उसके अंतर को तरंग, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में उत्सर्जित कर देगा। अगर हम ये समझाएं कि उच्च कक्षा में मान लीजिए ऊर्जा E2 है, निम्न कक्षा में ऊर्जा E1 है, तो जो उनसे जाने और वापस आने के लिए तरंग के रूप में ऊर्जा होगी वो क्या होगी? E = E2 - E1। E का मान आप सीधे समझिए hν किया गया है। E2 - E1 h प्लांक नियतांक, न्यू आवृत्ति है, न्यू निकालेंगे तो E2 - E1/h आएगा। इस कंडीशन को हम लोग बोहर का आवृत्ति प्रतिबंध कहते हैं। ये तो बोहर या बोर की क्वांटमीकरण अभिग्रहित थी। इसका स्पष्टीकरण दे ब्रागली द्वारा कैसे किया गया, तो इसको समझते हैं। दे ब्रागली ने एक बात को समझा, उनके मन में एक संदेह आया। इन्होंने जो बताया था बोहर भैया ने कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2π या उसका पूरा गुना हो। तो ये कोणीय संवेग के यही मान क्यों हो, ये विचार करने योग्य प्रश्न था। तो बोहर ने जब अपना मॉडल बनाया तो उसके बेटा लगभग 10 साल बाद डी ब्रॉगली ने इस समस्या का निदान ढूंढा। उनके अनुसार क्या था कि कोई गतिमान एक कण तरंग के समान, यानी कण और तरंग दोनों के समान होगा, जिसकी तरंगदैर्घ्य आप जानते हैं लैम्डा बराबर कितनी होती? h/p, और p का मतलब mv होता है। अब आपको इसमें p का मतलब पता है, m का मतलब पता और v का मतलब है। इसका मतलब ये इन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन को बोहर द्वारा प्रस्तावित, अगर इसकी किसी वृत्ताकार कक्षा में एक कण तरंग के रूप में देखना चाहिए, ना कि तरंग, कण तरंग दोनों के रूप में देखना चाहिए। इससे परमाणु में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में परिक्रमा करेंगे जिसकी परिधि, वृत्ताकार के लिए परिधि 2πr क्या होगा?
उस कण तरंग की तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा का पूर्ण गुणज होगा। पूर्ण का मतलब वही n मानेंगे, इस n की वैल्यू आप वही 1 2 3 समझेंगे। लेमडा बराबर अभी हम लोग जानते हैं क्या होता है, h/mv, तो ये mv। अगर हम nवी कक्षा के लिए बात करें तो यहाँ vn लगा देंगे। इस 2πrn और nh/mvn को समझने की कोशिश करें तो इधर क्रॉस मल्टी करते हैं पहले और तीसरे को, तो mvn rn बराबर nh/2π। तो उनके अनुसार इस प्रकार से ये आपके पास mvn rn बराबर nh/2π इस प्रकार से कोणीय संवेग आएगा, जो उसका n गुना, n का मतलब 1 2 3 होना चाहिए। इसमें अभी एक प्रश्न और लिखा है बेटा, 5 नंबर का था, बोहर के परमाणु मॉडल की क्या कमियां हैं। तो बोहर के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां थी, इनको आप ऐसे सुन लीजिएगा। इसमें यह मॉडल क्या था बेटा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जटिल परमाणुओं की स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर सका। दूसरा था कि यह मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की आपेक्षिक तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका। यह मॉडल परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को भी नहीं समझा सका था, इसलिए इतनी कमियां। इनको आप लिखकर नोट्स बनाकर थोड़ा याद कर लेंगे। दूसरा वाला अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दी ब्रोगली तरंग द्वारा स्पष्टीकरण ये है आपका, इतना, ये जो आपको सुनाया था ये, और इतना ये। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न कह रहा है, निरपेक्ष ताप कैपिटल टी पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है। 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसी तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा बताना है। यहां पर के बोल्ट्जमैन नियतांक दिया गया है। तो सबसे पहला काम हमें यह समझ में आ रहा है कि किसी ताप T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है, kT गुना की है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऊष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना के बोल्ट्जमैन नियतांक। जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें लास्ट में बोल्ट्जमैन नियतांक के और अन्य चीज जो भी जरूरत लगनी उसकी वैल्यू दिया रहेगा। तो यहां पर आपको समझाते कि इस प्रश्न के लिए बोल्ट्जमैन नियतांक की वैल्यू आपको याद करना है, कितना आएगी इसमें इस प्रश्न के लिए, बाकी वहां दिया होगा। तो बेटा जो बोल्ट्जमैन नियतांक के रहेगा, इस के की जो वैल्यू आएगी 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल प्रति केल्विन। ऐसा। अब क्या करना है आपको, यहां पर न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की बात कह रहा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना करना है। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वहां लास्ट में सबसे दिया होगा पेपर में। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा प्रभावित 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब क्या करना है आपको, कह क्या रहा है यहां शुरुआत में बेटा कि निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा kT कोटि की है। जो ऊर्जा है वो अगर आपको औसत ऊर्जा का फार्मूला पता है तो E बराबर एक फार्मूला होता है 3/2 kT। kT कोटि की है तो ऊर्जा का मतलब ये इतना होता है। अब हमें पता है कि हमारे प्रश्न में हमको तरंग दैर्ध्य बताने के लिए कह रहा, तो तरंग दैर्ध्य का फार्मूला लेमडा बराबर ये लिखा है, देखिएगा अभी h/p या h/mv होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करने की कोशिश करें तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि अगर m का मतलब द्रव्यमान हमें पता है, h का मतलब प्लांक नियतांक v, अगर वेग निकल आए तो हम अपनी तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिएगा वेग निकालने के लिए काम करते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि E ऊर्जा है, ऊर्जा k बराबर होती है, k बराबर हाफ mv², यहाँ E सिंबल में आया है तो हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kT। हाफ से हाफ आपका कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 3 kT/m। आप केवल v निकालेंगे तो √3 kT/m होगा। तो चलिएगा जो v की कमी थी उसको पूरा करते हैं, यहां से v इज इक्वल टू वैल्यू पुटअप करते हैं 3 k का मतलब बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 इंटू 10 की पावर -23 और t का मतलब ताप है, पर हमारा ताप हमको सेल्सियस में दिया है
तो इसको हम क्या करेंगे, ये वाला केल्विन में दिया है बोल्ट्जमैन नियतांक का मान, तो इसको भी हम बदल लेते हैं। तो टॉप टी बराबर हमारा 27 डिग्री सेल्सियस है। तो 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो ये केल्विन बन जाएगा। तो टी का जो मान आ जाएगा वो 300 केल्विन आ जाएगा। तो चलिएगा वैल्यू पुटअप करते हैं। V की जगह पर V इज इक्वल टू 3, यहाँ पे T का मान 300 है। अपान में आपके पास स्मॉल m 1.67 इंटू 10 की पावर -27। कैसे इसका कैलकुलेशन करना है, देखिएगा ये वाला 3 और ये वाला 3, इसको हम 3 गुणा 3 मान करके बाहर कर यहाँ लिख सकते हैं, 3 त्रिक का 9 भी लिखा जा सकता है। और सुनते हैं यहाँ 2 अंक पर डेसिमल इसका खत्म करवा दिया 138 और बाई 167, और ये वाली पावर आपके पास 23 और यहाँ से 2 आपका घट जाएगा 21 और ये आपका 27 ऊपर चला जाएगा, तो बेटा 10 की पावर 6 बनेगा। v इज इक्वल टू 3 2 बार है, वर्गमूल से बाहर आकर के 3 हो जाएगा। 138/167 को भाग कर लीजिएगा बाहर, तो 0.82 आ जाएगा और 10 की पावर 6 है। अब क्या करना है, इस 10 की पावर 6 में से 2 पावर इसको दे दिया जाए, इसका दशमलव खत्म हो जाए, तो 82 गुणे 10 की पावर 4, 82 81 के लगभग है अप्रोक्स में। तो इसका जब आप पूरा वर्गमूल अगर निकालते 9 9 81 9.05 आ जाएगा। 10 की पावर 4 का 10 की पावर 2, इसका आप गुणा कर दीजिएगा, 3 5 15 3 9 27, 27.15 गुणे 10 की पावर 2। और बढ़िया सा लिखना चाहते हैं तो v की जो वैल्यू आएगी मानक रूप में वह आ जाएगी आपके पास 2.715 इंटू 10 की पावर 2। अगर आप इसको 2 डिजिट में बनाना चाहते हैं तो 5 के पहले विषम में इसे एक मानकर जोड़ दीजिएगा, 2.72 इंटू 10 की पावर, यहाँ मानक रूप बनाए तो पावर में 3 हो जाएगा, और इतना मीटर प्रति सेकेंड। तो जिस चीज की हमें कमी थी बेटा वो तो हमारा पूरा हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने पास जो ये लेमडा है इक्वेशन नंबर 1 में, इसमें हम क्या करते हैं, h की वैल्यू, m की वैल्यू और आए हुए v की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारे तरंग दैर्ध्य की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिएगा लिखते क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 अभी आपने क्या जाना था, लेमडा इज इक्वल टू h अपान एम वी, वैल्यू भरते हैं। लेमडा की जगह पर लेमडा, h प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की पावर -34, m न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और v जो हमारा वेग आया है 2.72 इंटू 10 की पावर 3। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेमडा इज इक्वल टू, ये वाला आपके पास 6.6 है, ये वाला आपके पास 1.67 है, और इधर है आपके पास 2.72। इन सब पावरों को हल करेंगे, 27 3 24 10, ऊपर आपका चला जाएगा माइनस के 10 बचेगा। इसका अपना डेसिमल हम लोग खत्म कर लेंगे, 2 और 4 ऊपर 1 अंक का है तो 3 जीरो पर बढ़ा लेंगे अपना ये, और नीचे के डेसिमल खत्म हो जाएंगे, और ऊपर आपका इतना 10 की पावर -10 है। नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर लेंगे 66,000, इसका गुणा करके आप देखेंगे 45,424 आ जाएगा। 10 की पावर -10 भाग कर लेंगे 1.45 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। एक एंगस्ट्राम में हम लोग जानते हैं, अगर आप एंगस्ट्राम में लिखना चाहे तो 10 की पावर -10 मीटर होता है बेटा। तो आप इसको चाहो तो ये आंसर या 1.45 एंगस्ट्राम भी हो सकता है। तो ये आपका पहला आंसर आ चुका है। इसी में लेकिन एक पार्ट और कह रहा, क्योंकि 5 नंबर का प्रश्न है, तो कह रहा इसी तरंगदैर्ध्य के फोटान की ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि फोटान की जो ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा का फार्मूला होता है E बराबर एच न्यू, न्यू हमें पता नहीं तो एच सी बाई लेमडा, वैल्यू भर देते हैं। E इज इक्वल टू, एच का मतलब आपके पास प्लांक नियतांक 6.6 इंटू 10 की पावर -34, सी मतलब प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8, लेमडा का आया हुआ मान अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में मीटर भरेंगे 1.45 इंटू 10 की पावर -10। इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर आपके पास ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 19.8, नीचे 1.45, ऊपर 34, ये आपके पास 26 और ये ऊपर चला जाएगा 16। इसके डेसिमल को आप खत्म कर दीजिएगा
तो 1980 हो जाएगा बटे 145 हो जाएगा, और गुणे में 10 की पावर -16, इसको भाग करेंगे 13.6 गुणे 10 की पावर -16, मानक रूप में लिखवा देंगे 1.36 इंटू 10 की पावर -15 हो जाएगा। ये 6 5 से बड़ा है, अगर आप चाहें तो 1.4 लिख सकते हैं इंटू 10 की पावर -15। ऊर्जा का मात्रक बेटा जूल होता है। तो ये आपके इस प्रश्न का जवाब था। उम्मीद है कि प्रश्न समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या लिखा है, यौगिक या उसी का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए और इसकी आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र की स्थापना भी करना है। तो चलिएगा, क्या है यौगिक या सूक्ष्मदर्शी? ये बेटा एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र है जो क्या करता है, अगर आंख के समीप जो अत्यंत छोटी वस्तुएं होती हैं उनको देखने के लिए प्रयोग करते हैं हम लोग यौगिक या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो चलिए, प्रतिबिंब का बनाना कह रहा है, तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा इसको देखिएगा। ये एक प्रतिबिंब बना रखा है आपके लिए, ये आपका डायग्राम है, ये पूरा इतना। तो इसमें प्रतिबिंब का बनना कैसे बोल लेंगे, इसमें धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होगी बेटा, इसके एक सिरे पर क्या रहता है, ये कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हमने इसमें L1 कहा है, और ये वाला हमारा क्या होता है, वस्तु की ओर होता है जिसको आप क्या कह देंगे, अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के नाम से जानेंगे O। और इस नली के क्या होता है, दूसरे सिरे पर ये एक और नली लगी होती है जिसके दूसरे छोर पर यानी बाहरी सिरे पर क्या रहेगा, ज्यादा फोकस दूरी का बड़े द्वारक का एक उत्तल लेंस और लगा होगा। ये नेत्र की ओर होता है, यहाँ नेत्र है, ये नेत्र की ओर होता है जिसे आप क्या बोलेंगे, अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस, आई लेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, ई से डिनोट करते हैं। अब क्या करते हैं, इस प्रथम नली को दूसरी नली के भीतर हम लोग आगे पीछे खिसकाकर अपने अभिदृश्यक और जो अभिनेत्र लेंस है उसके बीच की दूरी को हम चेंज कर सकते हैं। प्रतिबिंब का बनना आप देख पा रहे हैं चित्र में, हमारे पास एक अभिदृश्यक लेंस है L1 और एक नेत्रिका लेंस L2 है। हमारे पास एक वस्तु AB है, ये छोटी वस्तु है, ये कहाँ रखी है, ये अभिदृश्यक लेंस जो O है, इसमें जो आपके पास ये प्रथम फोकस है, लेंस में 2 फोकस, एक प्रथम और एक द्वितीय, तो प्रथम फोकस से कुछ दूरी पर रखी है। अब क्या करते हैं, जब ये रखी है तो इसमें हम जानते हैं कि समांतर किरण चल रही है, वो अपवर्तित होने के बाद फोकस से जाएगी, और एक ये प्रकाशिक केंद्र यानी यहाँ पर O माना गया उससे जाती है। दोनों जहां पर मिलेंगे तो इसका एक वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, कौन सा, A1 B1। कहां बना रहा है, जो आपके पास नेत्रिका का प्रथम फोकस है उससे कुछ दूरी पर, यहां पर। अब आपको क्या समझना है कि ये वाला जो प्रतिबिंब है, ये वाला, ये हमारे पास जो नेत्रिका लेंस लगा है इसके लिए बेटा काहे का कार्य करेगी, इसका कार्य करेगी वस्तु का। तो जब ये वस्तु का कार्य करेगी तो इसका प्रतिबिंब आपका इसकी तुलना में आभासी, सीधा और बहुत बड़ा, और इसकी तुलना में उल्टा प्रतिबिंब कहां बनता है, A2 और B2 पर बनता है। इस तरह आपको प्रतिबिंब बना लेना है। तो ये प्रतिबिंब का बनना हो गया है। ये इस लैंग्वेज को आप लोग चाहें तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर सकते हैं। ऐसा ये आपके पास आपके लिए लिख दिया है कि आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए इसको। चलिएगा, अब इसी में आधा और क्वेश्चन कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है अभी कि इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना करना है। तो अब हमें आवर्धन क्षमता का सूत्र पाना है इसी के लिए। तो आवर्धन क्षमता का हम लोगों को फार्मूला पता है, आवर्धन क्षमता m होता है और m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। अगर हम बीटा और अल्फा के बारे में आपको समझाने की कोशिश करें, m बराबर बीटा बाई अल्फा है, आवर्धन क्षमता m, और m बराबर होता है बीटा बाई अल्फा। बीटा जो अभी आपको हमने डायग्राम बताया था, ये बीटा क्या है, ये जो अंतिम प्रतिबिंब है इसके द्वारा नेत्र पर बना कोण होता है, और जो आपके पास ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा है, ये वस्तु को सीधे आंख से देखने पर बना कोण है। तो m बराबर बीटा बाई अल्फा अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा जो कोण बनता है और जो वस्तु द्वारा आंख पर बनता कोण, उसका अनुपात होता है। अब आपको क्या करना है, ये चित्र में से आपको समझना है tan बीटा, पहले tan बीटा लगाते इस ट्रायंगल में E A1 B1 में। तो tan बीटा बराबर लाल बट्टे कक्का से आप समझ जाएंगे, इसमें tan बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। तो tan बीटा बराबर लिखते हैं एक बार जरा, tan बीटा बराबर लंब बटे आधार।
तो लंब का मतलब A1 B1 और आधार का मतलब है EA1। ये आपके पास कोण के सामने लंब है और 90 के सामने कण और ये वाला आधार है EA1। ये tan बीटा हो गया है। अब हम एक कंडीशन ये मानते हैं कि जो ये वस्तु हमारी रखी है ये आंख से कहां रखी है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो ये मान लीजिएगा वस्तु थी AB, इसको दिखाया कि ये D दूरी पर रखी है इस बाईं ओर और यहां पर अल्फा कोण बनता है। तो इससे अगर हम tan अल्फा को समझने की कोशिश करें तो हमारा tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, फिर लगाइएगा, लंब का मतलब AB और आधार का मतलब D। नंबर लाइन के हिसाब से बात करेंगे बेटा, इधर माइनस है, इधर रखी है वस्तु ये, तो ये माइनस के D हो जाएगा। tan बीटा और tan अल्फा निकल आया है, पर आपको पता है कि छोटे कोणों के लिए हम tan बीटा जब उसको रेडियन में नापा जाएगा केवल बीटा के बराबर और tan अल्फा को केवल अल्फा के बराबर मानेंगे। ये मान उठा करके जरा हम समीकरण नंबर 1 में भरते हैं तो क्या मिलने वाला है, m बराबर बीटा, बीटा का मतलब A1 B1 बटा EA1 और बटा अल्फा का मतलब AB और बटे में माइनस के D। अब क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं तो m बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू A1 B1 बटा EA1 और इनटू में आपके पास माइनस के D अपान EA1। आप क्या समझना है, ये वाला जरा A1 B1 और बटे में आपके पास ये पलटेगा बेटा AB आएगा, ये AB है, समझिएगा। अब क्या करते हैं हम, ये वाला A1 B1 और ये वाला जरा AB एक पास लगा लेते हैं और ये आपके पास माइनस D बटा EA1 है। क्या करते हैं, अपने डायग्राम से जरा समझते हैं हम लोग। ये वाला आपके पास A1 B1 और ये वाला AB है, तो ये ट्रायंगल लेंगे अगर OA1 B1 और OAB तो दोनों समरूप हैं, क्योंकि यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख है और ये 90 तो इससे समरूप हो जाएगा। तो जब हम ऐसे समझ लेंगे सीधा कि A1 B1 बटे AB का मान निकालेंगे रेशियो से समरूप त्रिभुज में अनुपात करके, तो A1 B1 का रेशियो आएगा OA1 A1, इधर समझा देते हैं, A1 B1 बटा AB इज इक्वल टू A1 B1 बटा AB इज इक्वल टू समरूपता नियम से OA1 और बटा में आ जाएगा इधर से आपके पास OA1 बटा OA1 क्या है, अब दृश्यक लेंस से यहाँ तक प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे VO से और ये वाला इधर है आपके पास OA, नंबर लाइन के हिसाब से वस्तु की दूरी है तो माइनस के U होगा। तो A1 B1 बटे AB का मान आपको यहाँ से मिल चुका है, कितना होगा VO बटा माइनस के UO और आगे लिखा है माइनस के D। EA1 को जरा समझने की कोशिश करते हैं। EA1 ये आपके पास नेत्रिका है और ये नेत्रिका के लिए वस्तु का काम कर रहा था, तो यहाँ से वस्तु की दूरी बाईं ओर है, वस्तु की दूरी U, नेत्रिका के लिए है तो E लगा दीजिएगा, बाईं ओर है तो माइनस लगा दीजिएगा, माइनस UE। क्या करेंगे, एक माइनस से माइनस कट गया है तो m बराबर माइनस VO बटे UO इंटू D बटा UE। ये हमारे क्या है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का बेटा व्यापक सूत्र है। इसकी दो कंडीशन भी होती है लेकिन वो कह नहीं रहा तो इसलिए इसको इतने पे ही रोक देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि क्या कह रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूमेरिकल है कि किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज कैपिटल V समीकरण V इज इक्वल टू 40 साइन 100 पाई t वोल्ट द्वारा प्रकट होता है, जहां समय t सेकंड में है। समय वोल्टता t और V का ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाना है और वोल्टता का वर्ग माध्य मूल बताना है। तो चलिएगा भाई कैसे शुरू करते हैं। आपके पास एक समीकरण दिया गया है बेटा, कौन सा समीकरण दिया गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज V का। तो लिखते हैं जरा, V इज इक्वल टू जो समीकरण दिया गया है वोल्टेज समीकरण, वोल्टेज समीकरण है V इज इक्वल टू 40 साइन 100 पाई t। इसकी तुलना करवा लेते हैं मानक समीकरण से, कि तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा t से करने पर। तो अगर हम इससे तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला जरा देखते हैं। V0 की वैल्यू 40 है और तुलना से क्या मिला, साइन का साथी और t के बीच में ओमेगा है।
ओमेगा की वैल्यू 100 पाई है। तुलना करने से दो वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। पूछता क्या है, यहाँ समय t सेकंड में, समय t ग्राफ उचित पैमाने पर एक चक्र के लिए बनाना है। तो एक चक्र के लिए हमारे आवर्तकाल का मान कितना होता है, कैपिटल T होता है। एक चक्र के लिए जो समय लगता है वो आवर्तकाल या परिक्रमण काल कहलाएगा। तो यहाँ ओमेगा को जरा कन्वर्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि समय कितना होता है, 2 पाई बाई कैपिटल T। ये 2 पाई बाई कैपिटल T, इधर आपका 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब हम t निकाल लेंगे तो 100t इक्वल टू 2 आ जाएगा, t इक्वल टू 2 बाई 100। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, t इक्वल टू 1 बाई 50, तो 0.02 सेकंड आया। ये t आपके एक चक्र का यानी परिक्रमण काल है, तो पूरे एक चक्कर के लिए। तो एक चक्कर के लिए हम समय जान गए हैं। अब अगर आप इसको ग्राफ जो ये कह रहा प्लॉट करने के लिए टी वी ग्राफ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, यहां पर इधर हम x अक्ष है, इधर y अक्ष है, इस पर समय को दर्शा देते और इस पर उल्टता को। तो एक चक्र का मतलब ये तो आधा चक्र है इतना, और ऐसे बेटा एक चक्र हो गया। अब एक चक्र में आपने देखा कि यहां पर अगर हम रखना चाहें वैल्यू, तो ये समय के लिए अगर बताया जाए, ये समय के लिए है, और इधर ये उल्टता के लिए, ये ऐसे उल्टता के लिए। तो अगर समय के लिए यहां रखा जाए तो पूरे एक चक्कर में यहां पर जो समय का मान आएगा वो 0.02 सेकेंड आएगा। ये उसका आधा अगर यहां रखा जाएगा तो 0.01 सेकेंड आएगा। और अगर ये देखा जाए तो ये उल्टता का अधिकतम मान है, जो कि कितना है, अधिकतम मान को अगर दर्शाना है तो प्लस के 40 वोल्ट आया है। तो एक चक्कर के लिए अगर कहा जाए तो ऐसे हमारा V और T ग्राफ बन चुका है एक चक्कर के लिए। इसमें एक प्रश्न भी और है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो वर्ग वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, VRMS, और VRMS बराबर क्या होता है, V0/√2। फार्मूला रखते हैं V0, फार्मूले में वैल्यू रखते हैं 40/√2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अगर आपका मन कर रहा हो। 40√2 नीचे 2 आ जाएगा, यानी 20√2 वोल्ट। तो ये थोड़ा सा 5 नंबर के हिसाब से आसान प्रश्न है, ये आपके लिए इतना क्वेश्चन, उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं बेटा। अगला प्रश्न है हमारा, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या है, इसके आधार पर आपको अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या करना है, विभेद करना, और प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। तो चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल अगर समझने की कोशिश किया जाए तो क्या है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास कोई भी पदार्थ होता है वह क्या होता है बेटा, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बनता है, और उस परमाणु के केंद्र में क्या होता है, उस परमाणु के केंद्र में एक आपके पास धनावेशित नाभिक होता है, और जिसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब दरअसल ये इलेक्ट्रॉन पर आप जानते हैं कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, इसलिए कहते हैं कि यह एक आवेशित कण है। और जब ये परिक्रमा करता है इलेक्ट्रॉन चारों ओर, तो ये दो प्रकार से करता है बेटा। एक तो कक्षीय गति करता है इस प्रकार, जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर E, तो इस प्रकार जब इसे घूमेगा तो कक्षीय गति है, और अपनी धुरी पर ही घूमता है तो वह चक्रण गति होती है। तो कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों करते, इसलिए इसके दोनों के कारण चुंबकीय गुण आता है। पर इसमें यह कहते हैं कि ज्यादातर जो हिस्सा आता है चुंबकीय गुण का, वह उसके चक्रण गति के कारण आता है। तो कहा जाए तो यही हमारे चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल है। इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करने के लिए कह रहा। तो जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे बेटा, वो प्रतिचुंबकत्व का गुण ऐसे आपके पदार्थ में रहेगा जिसमें कहते हैं कि जो परमाणु या अणु में रहेंगे उसमें बेटा इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या रहेगी वो सम रहना चाहिए, यानी 2 रहें, 4 रहें, 6 ऐसा। इससे फायदा क्या होता है, इनमें फिर जो आपके परमाणु या अणु हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन मिलकर, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर के क्या करेंगे, युग्म बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। इससे फिर क्या होगा, ये युग्म में दोनों इलेक्ट्रॉन, चक्रण गति तो बराबर रहती लेकिन बेटा इसकी डायरेक्शन अलग होती है। तो जब चक्रण गति बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो इनका जो परिणामी चुंबकीय गुण आएगा वो 0 आएगा इस दौरान।
लेकिन जब इसी चीज को हम बाह्य, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है बाहर, उसकी अनुपस्थिति में अगर हम समझने की कोशिश करें, जब बाहर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो प्रत्येक जो है इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहेगा प्रत्येक परमाणु का। जब इसको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में रखें तो ये मैटर है। सब में आपको दो दो कंडीशनें बताना, एक बार बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, एक चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में। जब इसको हम लेकिन क्या करते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र है प्रबल वहां रखेंगे तो क्या होगा, जो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है ना, उसके प्रभाव से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ये युग्म होता है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण थोड़ा सा तीव्र हो जाता है, जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर होगा उसका तीव्र, और एक का धीमा हो जाता है। अब ये क्या करेंगे, एक का धीमा और एक का तेज हो गया तो आप समझते हैं कि अब ये चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट नहीं कर पाएंगे, निरस्त नहीं होगा, शून्य नहीं होगा। और जब शून्य नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा। इसकी दिशा क्या होती है, जो चुंबकीय आघूर्ण आएगी चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। जैसे तांबा, सोना, चांदी, हीरा, ऐसा आप कह सकते हैं ये हमारे प्रतिचुंबकत्व के उदाहरण होंगे। अब ऐसे ही बिल्कुल आप थोड़ा सा अनुचुंबकत्व सुनकर समझ लेंगे तो आपको कुछ कहानी की तरह याद हो जाएगा। अनुचुंबकत्व का गुण कहाँ होगा, ये ऐसे पदार्थों में मिलेगा जिनमें हमारे परमाणु हो या अणु हो, ऐसे इलेक्ट्रॉनों का अधिकता रहना है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिनमें जो चुंबकीय आघूर्ण उसकी डायरेक्शन एक ही हो। इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉनों का अधिक होना चाहिए, अधिकता होनी चाहिए जिनका चुंबकीय आघूर्ण एक ही दिशा में हो। तो क्या होगा, इन पदार्थों के प्रत्येक परमाणु या अणु का जब चुंबकीय आघूर्ण एक दिशा में है तो वह नष्ट नहीं होगा, इससे चुंबकीय आघूर्ण होगा और एक सूक्ष्म चुंबक की भांति वो काम करेगा। लेकिन बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में हो क्या जाता है, ये सूक्ष्म जो चुंबक अभी थे ये इस प्रकार वितरित हो जाते हैं कि जिससे जो रिजल्टेंट उनका ऐसे अलग अलग तो रहता है, लेकिन जब परिणामी हम निकालते हैं तो शून्य हो जाता है। अब जब हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये कहानी हो गई, जब इनको हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होता है, प्रत्येक सूक्ष्म चुंबक पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक बल आघूर्ण लगाता है। वह बल आघूर्ण क्या करता है, सूक्ष्म चुंबक को जहां पर बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा में लाने का प्रयास करता है, जिससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा, और जब चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा बेटा तो पदार्थ अब चुंबकित हो जाएगा। इसकी दिशा क्या रहती है, उसमें विपरीत, इसमें दिशा में होती है। आपके जैसे एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, ये आप कह सकते हैं कि आपके अनुचुंबकत्व के उदाहरण होंगे। ऐसे ही आप लौह चुंबकत्व की व्याख्या करने के लिए सुनेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ की तरह ही लौह चुंबकीय पदार्थ का भी जो परमाणु होगा उस एक चुंबक ही होता है, सूक्ष्म चुंबक। इन पदार्थ में बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण क्या होता है, इसमें छोटे छोटे क्षेत्र बन जाते हैं बेटा। ये क्षेत्र बहुत सारे होते हैं, इनका नाम डोमेन कहा गया है। ये लौह चुंबकीय पदार्थ में छोटे छोटे क्षेत्र बनते हैं, प्रभावी क्षेत्र, जिनके डोमेन, एक डोमेन में कहते हैं लगभग 10 की पावर 17 से लेकर 10 की पावर 21 तक परमाणु हो सकते हैं। इनकी चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, एक दिशा में रेखित होते हैं। फिर क्या होगा, इसमें जो दो पड़ोसी डोमेन होते हैं, जो दो डोमेन जिसमें परमाणु होते हैं 10 की पावर 17 से 10 की पावर 21, दो जो निकटतम आपके डोमेन होंगे उनकी चुंबकीय आघूर्ण की दिशाएं भिन्न होती, इसलिए इनका जो परिणामी होगा वो चुंबकीय आघूर्ण शून्य रहता है। जैसे आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकेल ये एग्जाम्पल हैं। और जब इनके पदार्थों को हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, इसमें दो प्रकार से चुंबकत्व आ जाएगा। एक तो जो डोमेन है अपना आकार बढ़ा लेते हैं और ये एक घूर्णन गति कर लेते हैं। तो अपना आकार और घूर्णन गति के कारण क्या होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण आ जाता है। आपके लिए लिख रखा, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा। ये चुंबकत्व का परमाणु मॉडल जो लगभग समझाया था, और ये प्रतिचुंबकत्व की बेटा व्याख्या कर दी गई है। ये इधर आएंगे आप तो ये उसी का आगे बढ़ाया गया है इतना, और ये आपके अनुचुंबकत्व की व्याख्या है। ये इधर भी है, थोड़ा सा थ्योरिटिकल है तो थोड़ा लंबा जरूर है, पर आप कहानी की तरह इसको समझ लीजिएगा। एक बार चुंबकीय क्षेत्र में, एक बार चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो आपका ये क्वेश्चन थ्योरी का है, कंप्लीट हो जाएगा 5 नंबर में। अगर इसके साथ का न्यूमेरिकल कोई डाउट करता है तो आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है, अगला प्रश्न न्यूमेरिकल का है। एक प्रकाश किरण प्रिज्म n = √3 में गुजरने पर प्रिज्म न्यूनतम विचलित होती है।
यदि इस किरण के लिए आपतन कोण कामा अपवर्तन कोण का दोगुना है तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण बताना है। प्रिज्म का कोण यानी अगर हम पहले समझने की कोशिश करें कि हमसे क्या पूछ रहा है, तो प्रिज्म का कोण मतलब आपसे कैपिटल ए के बारे में बात कह रहा है। और आपसे क्या कह रहा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण के लिए कहा जाए तो आर की बात कर रहा है। ए पूछ रहा है और आर पूछ रहा है। आपको दे क्या रखा है बेटा, कह रहा है कि एक प्रकाश किरण प्रिज्म n बराबर √3 यानी अपवर्तनांक दे रखा है, तो अपवर्तनांक n इज इक्वल टू √3 होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा आपतन कोण अपवर्तन कोण का दुगुना है, दिया है। आपतन कोण यानी बेटा आई होता है और अपवर्तन कोण आर होता है उसका दुगुना यानी आई बराबर 2r दिया है। अब हम कैसे पाएंगे न्यूनतम विचलन की स्थिति में ए और आर, देखिएगा आपको आई और आर पता है तो हम लोग लगाते हैं बेटा इसमें स्नेल का नियम। अपवर्तन का जो नियम है दूसरा स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर। n की वैल्यू आपके पास प्रश्न में है √3 साइन आई का मान आपके पास आ चुका है रिलेशन में 2r और बट्टे में साइन आर। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेटा एक फार्मूला है जिसके हिसाब से समझते हैं साइन 2a होता है, 2 साइन ए का मतलब आर, कास ए का मतलब आर, अपान में साइन आर से साइन आर ढनक गया है, तो √3 इज इक्वल टू 2 कास आर। ये नंबर को एक तरफ ट्रांसपोज कर दीजिएगा, √3/2 इज इक्वल टू कास आर। अगर आपको पता चले तो कास आर इज इक्वल टू √3/2 कास 30 का मान होता है। कास से कास तुलना करने पर ये आर बराबर 30 हो जाएगा। आर का मतलब अगर समझ में आए तो हमारे पास एक अपवर्तन कोण का आंसर आ चुका है। अब आपसे कह रहा है प्रिज्म का कोण और प्रश्न ने बोला है न्यूनतम विचलन की स्थिति है, तो आपने एक निगमन किया जिसमें न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या मिलता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपके पास जो आई होता है, जब आपके पास आर होता है आर इज इक्वल टू a/2 होता है। साइन आई बटे साइन आर में आई का मान a + Δm/2 होता है और आर का मान a/2 के बराबर होता है। आप क्या करते हैं, यहाँ आर की वैल्यू पता है तो a इज इक्वल टू 2r हो जाएगा, 2r की वैल्यू 30 रख देंगे तो a की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। ये a का मतलब आपका प्रिज्म कोण हो गया। यही आपके पास 2 पार्ट पूछ रहा था, तो ये आसान सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल हमें लगता है कि हो जाना चाहिए, आपको समझ में कहानी आ गई होगी। 9 नंबर के लिए हम लोग बात करते हैं पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी और एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दोनों अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिएगा आपको समझाया जाए कि पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के जो अभिलक्षण की तुलना करने के लिए कह रहा है, तो तुलना में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ पी टाइप लिख दीजिएगा, एक तरफ आप एन टाइप लिख दीजिएगा, ऐसे आप नोट्स बना देंगे थोड़ा, एक तरफ आप पी टाइप और एक तरफ आप एन टाइप रखेंगे। तो ये देखिएगा इस तरफ पी टाइप लिख दिया और एक तरफ एन टाइप लिख दिया, एन टाइप। अब पी टाइप में अपना जो है 1 2 3 नंबर डाल करके 3 4 जितने भी स्टेप बताना है उसके हिसाब से, तो थोड़ा सा आपके लिए लिख रखा है, सुन लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपना नोट्स का बना लीजिएगा। पी टाइप क्या होगा, ये शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्युमिनियम बोरान को मिलाने से बनेगा। पी टाइप आपके जर्मेनियम या सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाला जब अपद्रव्य परमाणु मिलेगा तो निर्माण होगा। एन टाइप में थोड़ा सा चेंज है, इसमें अगर आपके पास 5 संयोजकता वाला अपद्रव्य परमाणु जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी मिलेगा तब बनेगा। इसमें जो आवेश को ले जाने वाले आवेश का ले जाने वाला का काम करते हैं आवेशवाहक, यानी वो कोटर होंगे, वो धनात्मक होते हैं। इसका जस्ट उल्टा लिखा, इसमें आवेशवाहक जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वे होते हैं और ये ऋणात्मक होते हैं। इसमें अपद्रव्य जो परमाणु हुए जो आपने मिलाया है उनको ग्राही परमाणु कहते हैं। क्यों ग्राही कहते हैं, क्योंकि ये जो शुद्ध अर्धचालक था जर्मेनियम में सिलिकॉन, इससे इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। और इस वाले में जो अपद्रव्य परमाणु है इसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, दाता परमाणु। क्यों दाता कहते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल चालक को इलेक्ट्रॉन
प्रदान करते हैं। तो ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक के अभिलक्षणों की तुलना है। आगे बढ़िएगा। अगर अगले पर कहा जाए तो इसी पर और भी कुछ कह रहा, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है अभी। कह रहा पी एन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाना है। तो अभी खींचते तो टाइम लगेगा, थोड़ा सा पहले से नोट्स बना लिया है, बस आप अच्छे से समझिएगा, आपको कहानी पूरी समझाई जाएगी। ये हमारे पास एक क्या है, पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए डायग्राम बना है। इसमें कहा जाए तो क्या समझना है आपके पास, इसमें एक आपके पास निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है और एक आपके पास इधर निर्गत वोल्टेज होता है। ये निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो ये है, ये इसको क्या करते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की जो ये प्राथमिक कुंडली, ऊंचाई ट्रांसफार्मर है यहाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर की हम प्राथमिक कुंडली के बीच लगाते हैं। और ये आपके पास जो संधि डायोड नजर आ रहा है, संधि डायोड के दो सिरे, एक पी और एक एन। तो संधि डायोड के हम पी वाले सिरे को, जो ट्रांसफार्मर की एक द्वितीयक कुंडली यस है, एक प्राथमिक है और एक द्वितीयक है, इसके सिरे ए से जोड़ देंगे। ये ए और बी दो सिरे हैं, तो पी वाले को ए से जोड़ देंगे और एन वाले को, आपके पास जो एन वाला है वो आपको दूसरा जो सिरा है, ये आपके पास इधर एक लोड प्रतिरोध RL रहता है। तो लोड प्रतिरोध RL का जो दो सिरा है C और D, तो उधर C वाले से जोड़ देंगे, P वाला A से और N वाला लोड प्रतिरोध के C से, ट्रांसफार्मर के A से। फिर क्या करेंगे, लोड प्रतिरोध जो RL का आपके पास दूसरा सिरा D है, वह द्वितीयक कुंडली का जो एक सिरा और बच रहा बेटा ये B, इससे जोड़ देंगे। और ये जो निर्गत वोल्टेज आपको मिल रहा है लोड प्रतिरोध R के सिरे पर आपको मिलेगा। ये तो आपको ऐसे जोड़ने की कहानी है। अब इसकी कार्यविधि क्या है, कार्यविधि को समझते हैं, इसको अच्छे सुनिएगा। जो आपके पास निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, इसके बेटा पहले आधे चक्कर में जब हमारे ये द्वितीयक कुंडली जो यस नजर आ रही है आपको, इसका ए वाला शिरा इस बी के सापेक्ष धनात्मक है। आप ऐसा कह लीजिएगा, ए वाला बी के सापेक्ष धनात्मक, मतलब कि ए वाला जो है डायोड के पी क्षेत्र पर और एन वाला जो है आपके पास क्या होगा, पी वाला धनात्मक और एन वाला ऋणात्मक पर हो। अगर ऐसा ए यहाँ है तो पी वाला आपका धनात्मक होगा और एन वाला ऋणात्मक होगा। तो जब इस प्रकार होगा तो ये हमारा जुगाड़ कहलाएगा अग्र अभिनत, और जब अग्र अभिनत होगा तो इसमें से होकर धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार जो आपके पास ये लोड प्रतिरोध है, इसमें धारा सी से बेटा डी की ओर प्रवाहित होगी। और जब हम इसके उल्टा अगर अगले आधे चक्र में बात करेंगे, अगले आधे चक्र के लिए जब ये घूमेगा डायरेक्शन में, तो हमारी द्वितीयक कुंडली का जब ए सिरा क्या हो जाएगा, बी के सापेक्ष ऋण। अगर ये बात ना समझ में आए तो इसका मतलब डायोड का जो पी वाला क्षेत्र ऋण हो जाए और एन वाला यानी धन हो जाए, तो पीएन संधि डायोड क्या हो जाएगा, अग्र से बदलकर उत्क्रम में हो जाएगा। इस दशा में जो है लोड प्रतिरोध में कोई धारा नहीं बहेगी, अर्थात धारा कितनी रहेगी, शून्य। इसलिए आप समझेंगे कि निर्गत धारा निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ही प्रवाहित होगी, शेष आधे चक्र में नहीं होगी, यानी कट जाएंगे। इस प्रकार हमारा पीएन संधि डायोड क्या होगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करेगा। ये निवेशी वोल्टेज दिया पूरे एक चक्कर है यहाँ तक, ये वाला फिर आधे दो चक्कर के लिए बना, लेकिन धारा देखिएगा जैसे मिला आधे चक्कर में, फिर उसके बाद कुछ देर स्थिर रही, फिर उठी, फिर ये धारा फिर स्थिर रही। तो ये निर्गत धारा के लिए आपका डायग्राम बना है। इसे बहुत इंपॉर्टेंट एक बार फिर से कहा जाए, इसको आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा। हाँ, ये आप कार्यविधि अगर आप चाहते हैं तो इसकी कार्यविधि का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कार्यविधि है। ये चलिएगा अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि क्या लिखा है। हमारा अगला प्रश्न है, ये आखिरी प्रश्न है आपका। लिखा है कि स्थिर वैद्युतिकी में गाउस नियम का उल्लेख कीजिएगा। इसका उपयोग करके पहला पार्ट है एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान बताना है, और दूसरा पार्ट लिखा स्रोत आवेश Q और टेस्ट आवेश, जिसको आप परीक्षण आवेश कहते हैं, इसके बीच कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो स्थिर वैद्युतिकी में गाउस का नियम तो सभी को आता है, फाई ई बराबर होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ द्वारा जो घेरा गया आवेश होता है वह उसके 1/एप्सिलॉन नॉट के गुना के बराबर होता है। यानी जो वैद्युत फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ द्वारा घेरा गया, वह वैद्युत फ्लक्स क्या होता है,
उसके द्वारा घेरे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये फाई बराबर Q/ε0। अब आपको क्या करने के लिए कह रहा, इसी का प्रयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो चलिए कैसे करते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक बिंदु आवेश Q है, ऐसा कुछ डायग्राम बनाते हैं। एक बिंदु आवेश Q है, ये बिंदु आवेश Q है, ये मान लेते हैं पॉइंट O पर है बेटा, आप समझिएगा। इसका बिंदु आवेश Q बिंदु O पर, इससे मान लेते हैं कि हमको R दूरी पर एक बिंदु है कैपिटल P, जिस पर कि हमको क्या करना है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये दरअसल बंद पृष्ठ के लिए, तो आप इस O को केंद्र मान लीजिएगा और आप इसी त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ बनाइएगा जो कहां से होकर जाए, P से होकर जाए। ऐसा आप एक वृत्त बना दीजिएगा गोल पूरा। अब क्या होगा, बिंदु P द्वारा हम मान लेते हैं कि यहां पर पूरे भाग के लिए निकालते नहीं, आपको पता है कि सूक्ष्म भाग के लिए निकालकर उसका समाकलन या सिग्मा लगा देते हैं। तो बिंदु P द्वारा मान लेते हैं कि जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वह कितना है बेटा, dA। ये क्षेत्रफल है, इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल का नाम dA है। अब बिंदु P जो है ये, इस पर आपके पास ये धन आवेश है, तो इससे वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा ऐसा। और क्षेत्रफल जो होता है क्षेत्रफल सदिश, इस क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वह बेटा हमेशा लंबवत बाहर की ओर कार्य करता है। वैद्युत क्षेत्र पहले से ही बाहर की ओर है, तो अगर यहां समझ में आए तो ये क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र समान दिशा में है। तो अगर कहा जाए कि इस क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो हमारे पास इसके वैद्युत फ्लक्स का मान डी फाई, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल कम है तो डी फाई बराबर E डॉट डी होता है। लेकिन हम जानते हैं कि A डॉट बी बराबर कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हो जाएगा E डी ए कॉस थीटा, का मतलब आपके दोनों समान दिशाओं में, तो कॉस 0 हो जाएगा। डी फाई E बराबर अगर समझ में आए तो केवल E डी ए, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। ये तो हमारे इस जो है अल्प क्षेत्रफल के द्वारा घेरा गया आपके पास वैद्युत फ्लक्स है। अगर हम कहते हैं संपूर्ण जो गासीय पृष्ठ बना है पूरा इसके द्वारा, तो संपूर्ण के लिए निकालते हैं। तो संपूर्ण के कारण वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, जहां डी फाई लिखा हो फाई, और आपके पास इस डी फाई का समाकलन कुल के लिए यह सिग्मा लगाते हैं। तो डी फाई की वैल्यू कितना है, ई डी ए। फाई ई वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान है, तो इसको आप सिग्मा से बाहर इसको आप समाकलन से बाहर कर सकते हैं, डी ए। अब डी ए को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्रफल है। अब जो आपके पास इस भाग का क्षेत्रफल है, यहां सिग्मा लग गया तो पूरे भाग का क्षेत्र, पूरा बेटा हमारा गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि जिसकी त्रिज्या r है वो कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई ई बराबर कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। हमको गास प्रमेय का प्रयोग करके करना था, तो फाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, Q/ε0 इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। केवल आप E बचा लीजिएगा, तो E बराबर 1 अपान, ये इधर चलाएगा, 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। तो हमारे पास जो आधा पार्ट आपके लिए ये कह रहा था कि एक बिंदु स्रोत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान बताइएगा, तो ये बिंदु स्रोत के कारण विद्युत क्षेत्र का मान आ गया। अब अगर स्रोत आवेश Q और टेस्ट आवेश के बीच कूलाम के नियम को निगमन किया जाए तो वो कैसे होगा, देखिएगा। हमारे पास कूलाम के नियम का निगमन, तो अगर अभी वाले सूत्र को लिखा जाए तो कोई हमारे पास आवेश Q है, स्रोत आवेश कह दीजिएगा, तो हम जानते हैं कि स्रोत आवेश Q से जो R दूरी है, इस पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अभी निगमन किया, इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q/r स्क्वायर है। अब अगर हम क्या करें, ये Q आवेश से, अगर Q आवेश से R दूरी पर, Q आवेश से R दूरी पर एक टेस्ट आवेश ले लें, टेस्ट या परीक्षण आवेश जो भी शब्द लिखा है, एक टेस्ट आवेश क्या ले लिया जाए, Q0 हो, तब क्या हो जाएगा, उस टेस्ट आवेश पर कार्यरत जरा देखते हैं बल कितना होगा। कार्यरत वो वैद्युत बल होगा, अगर आप चाहें तो वैद्युत बल लिख सकते हैं, कार्यरत वैद्युत बल। तो वह वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर E बराबर F/Q0 होता है, तो F बराबर कितना हो जाएगा, E Q0।
अब अगर क्या किया जाए, एफ ई की आई हुई वैल्यू भरवा दिया जाए तो 1/4πε0 Q/r²। क्यू नॉट पहले से लिखा है। और कहा जाए तो यही हमारे किसका नियम है, कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम, अगर अकेले भी कूलाम का नियम आता तो बेटा पहले हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निगमन करते, उसके बाद ही करना था ये काम। तो ये आपका पहला सेट खत्म हुआ। उम्मीद है कि आपको ये सेट समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।